किसी भी देश की कहानी कहाँ लिखी होती है? उसकी नींव के पत्थरों में, है ना? और भारत के लिए वो नींव एक किताब है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक बहुत ही एम्बिशियस ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें करोड़ों लोगों की उम्मीदें, सपने और अधिकार एक साथ बंधे हुए हैं। चलिए आज इस महान दस्तावेज की कहानी को समझते हैं, परत दर परत। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,45,000। जानते हैं ये क्या है? ये हमारे संविधान में लिखे शब्दों की करीब करीब संख्या है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि ये कितना विशाल है। ये कोई छोटी मोटी रूल्स की किताब नहीं है, ये अपने आप में एक महाग्रंथ है। और इसकी खासियत देखें, इसके स्ट्रक्चर में ही है। जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स। अब सवाल ये उठता है कि इसे इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए, इसे एक ऐसे देश के लिए डिज़ाइन करना था जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है। तो ये जटिलता एक ज़रूरत थी, कोई शौक नहीं। तो असली सवाल तो यही उठता है ना? कि करोड़ों लोगों के लिए, जहां अनगिनत भाषाएं, संस्कृतियां और मान्यताएं हैं, वहां सबके लिए एक रूल्स की किताब कैसे लिखी जाए? ये सिर्फ कानून लिखने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने जैसा था। और यहीं से कहानी शुरू होती है संविधान सभा की, मतलब उस बॉडी की जिससे ये ऐतिहासिक काम सौंपा गया था। एक पल के लिए सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हो रहा था। चारों तरफ एक उम्मीद तो थी, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी थी। ऐसे में देश के संस्थापकों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें एक ऐसा विजन तैयार करना था जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सके। ये सफ़र कोई छोटा नहीं था। दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, फिर अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। बहुत सारी बहसों और चर्चाओं के बाद नवंबर 1949 में इसे अडॉप्ट किया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया, वो दिन जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, इतना समय लगा इसे बनाने में। और ये वक्त सिर्फ लिखने में नहीं, बल्कि हर एक मुद्दे पर बहस करने, चर्चा करने और एक आम सहमति बनाने में लगा। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी गहरी और कितनी लोकतांत्रिक थी। इस दौरान 11 सेशंस हुए और 7,000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स, मतलब संशोधनों पर विचार किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान के हर एक शब्द पर कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया डॉक्यूमेंट नहीं था, ये तो पूरे राष्ट्र की कलेक्टिव विजडम का नतीजा था। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द इस बात का सबूत हैं, वो कितने विनम्र थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी टीम का प्रयास था। ये दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दस्तावेज की नींव, मतलब इसके कोर पिलर्स, किन सिद्धांतों पर रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की, यानी प्रस्तावना की। इसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो बताता है कि इस दस्तावेज का मकसद क्या है। और इसकी जड़ें जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में थीं। और इसकी शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक घोषणा है। ये साफ कहता है कि इस देश में असली शक्ति किसी राजा या बाहरी ताकत के पास नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों के पास है। इसके बाद आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये वो वादे हैं जो संविधान हर भारतीय नागरिक से करता है। और ये सिर्फ वादे नहीं हैं, ये लीगली एनफोर्सेबल हैं। मतलब अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो भारत में हर व्यक्ति की आज़ादी की नींव हैं। समानता का अधिकार, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी। ये सब अधिकार हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक देते हैं। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर। अगर फंडामेंटल राइट्स आज की गारंटी हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भविष्य के लिए एक रोड मैप हैं। ये सरकार को दिए गए दिशा निर्देश हैं कि उन्हें देश को किस दिशा में ले जाना है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज बन सके। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मौलिक अधिकार लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।
ये नागरिक को राज्य से बचाते हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह से सरकार के लिए लक्ष्य हैं। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कानून के सामने सब बराबर हैं, ये एक मौलिक अधिकार है। लेकिन सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। एक गारंटी है तो दूसरा एक लक्ष्य। और फिर बाद में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। तो अधिकार मिल गए, सरकार के लिए लक्ष्य तय हो गए, लेकिन नागरिकों का क्या? ये कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। देश की एकता को बनाए रखना, संविधान का सम्मान करना, ये सब एक मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि 75 साल से भी ज्यादा समय के बाद भी हमारा संविधान इतना रेलेवेंट क्यों है? चलिए अब इसकी इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन का ये क्वोट मतलब सब कुछ कह देता है। संविधान का मकसद सिर्फ सरकार चलाने के नियम बनाना नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति लाने का जरिया था। इसका लक्ष्य था सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों को खत्म करना। और हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि इससे फ्लेक्सिबल रखा। इसकी भाषा ऐसी रखी गई कि समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से उसकी व्याख्या की जा सके। और इस लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर। हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। ये दिखाता है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो समय के साथ सांस लेता है और खुद को बदलता है। जैसे 73rd संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे पावर सीधे गांव तक पहुंची। ये दिखाता है कि संविधान कैसे सामाजिक बदलाव का जरिया बनता है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमारे बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अगर ये ना हो तो बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। और आखिर में इसके मुख्य निर्माता की ये एक शक्तिशाली चेतावनी, ये हमें याद दिलाती है कि संविधान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या अदालतों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है, भारत के लोगों की। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, ये सवाल हम सबके सामने हैं। ये मूलभूत दस्तावेज आने वाले समय में हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा? और इसका जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के फैसलों और कामों में लिखा जाएगा। नमस्कार। कभी सोचा है हमारे देश का नक्शा हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता? आज़ादी के बाद से आज तक कितने सारे नए राज्य बन गए, कितनों की सीमाएं बदल गई। आखिर ये सब होता कैसे है? तो देखिए, इसका पूरा जवाब छिपा है हमारे भारतीय संविधान के सबसे पहले भाग में। आज हम इसी के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के हर पहलू को समझने वाले हैं, जो भारत की पूरी राजनीतिक बनावट की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल जो अक्सर सामने आता है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? अमेरिका की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं? क्या ये बस शब्दों का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा मतलब छिपा हुआ है? इसी सवाल का जवाब हमें सीधे सीधे मिलता है अनुच्छेद 1 में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की पहचान है, उसकी परिभाषा है। आइए देखते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। देखिए, फेडरेशन और संघ, इन दो शब्दों का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अमेरिका जैसा फेडरेशन तब बनता है जब कई अलग अलग आज़ाद राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं। लेकिन जब बात भारत की आती है तो कहानी बिल्कुल अलग है। हमारा संघ किसी भी राज्य के साथ किसी समझौते का नतीजा नहीं है। और हमारे संविधान बनाने वालों ने ये शब्द यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत सोच समझकर चुना था। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर खास जोर देते हुए कहा था कि ये राज्यों का संघ शब्द इसलिए चुना गया ताकि कोई गलतफहमी ना रहे कि भारत अटूट है। तो इस यूनियन ऑफ स्टेट्स के दो मतलब निकलते हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला, साफ और सीधा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा, जो कि सबसे अहम बात है, कि भारत एक अविनाशी संघ है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इसकी जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, मतलब
मतलब ये कि संसद जब चाहे प्रशासनिक सुविधा के लिए उनकी सीमाएं, उनका क्षेत्र या उनका नाम तक बदल सकती है। तो ये जो राज्यों को बदलने की शक्ति है, ये आती कहाँ से है? ये शक्ति मिलती है संसद को अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से। ये समझ लीजिए कि ये संसद के हाथ में दो ऐसे शक्तिशाली औजार हैं जिनसे वो भारत का नक्शा फिर से बना सकती है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 2। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। सीधी भाषा में ये संसद को शक्ति देता है कि वो बाहर से किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर ले या एक नए राज्य के तौर पर स्थापित कर दे। याद रखिएगा, बाहर से। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिक्किम। देखिए 1975 तक सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। जब वहां के लोगों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया तो संसद ने इसी अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल किया और 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। देखा, बाहर से एक नया राज्य भारत में आ गया। तो ये तो हुई अनुच्छेद 2 की बात, यानी बाहर से। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर। यह है अंदर से बदलाव करने के लिए। इसका मतलब है कि संसद देश के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं, उनकी सीमाओं को, उनके क्षेत्र को या यहाँ तक कि उनके नाम को भी बदल सकती है, या किसी मौजूदा राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल करने का एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा कोई भी बिल संसद में तभी आएगा जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करे। फिर राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित राज्य की विधानसभा को उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, राज्य चाहे कुछ भी कहे, उसकी राय मानना संसद के लिए जरूरी नहीं है और आखिर में संसद इसे साधारण बहुमत से पास कर सकती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण तो हम सबको याद है, 2014 में तेलंगाना का बनना। संसद ने अनुच्छेद 3 का ही इस्तेमाल करके आंध्र प्रदेश राज्य को 2 हिस्सों में बांटा और बन गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। ये आंतरिक पुनर्गठन का एक सटीक मामला है। तो इसको याद रखने की सबसे आसान ट्रिक क्या है? बिल्कुल सिंपल है। अनुच्छेद 2 मतलब बाहर से एंट्री, जैसे सिक्किम की हुई, और अनुच्छेद 3 मतलब अंदर से सेटिंग, जैसे तेलंगाना की हुई। एक बार फिर से दोहराते हैं, बाहर से अनुच्छेद 2, अंदर से अनुच्छेद 3। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि संसद भारत की जमीन का कोई टुकड़ा उठाकर किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब मिला 1960 में एक बहुत ही मशहूर केस में, बेरुबारी यूनियन केस। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 की शक्ति सिर्फ देश के अंदरूनी मामलों के लिए है। अगर देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में बाकायदा संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं दे सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, 2 और 3 तो साफ हो गए। अब आते हैं आखिरी यानी अनुच्छेद 4 पर। ये अनुच्छेद इस पूरे प्रोसेस को और भी आसान बना देता है। अनुच्छेद 4 बहुत ही सीधी सी बात कहता है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे, चाहे नया राज्य शामिल करना हो या पुराने में बदलाव, उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत का नक्शा बदलने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत की मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। ये सारा काम साधारण बहुमत से हो जाता है। यानी सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से एक ज्यादा का समर्थन चाहिए, बस। और यही चीज हमारे संविधान को इतना लचीला बनाती है। तो अगर पूरे भाग 1 को एक लाइन में समझना हो तो बस ये लाइन याद रखिए, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ, मतलब एक ऐसा संघ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर के राज्यों को देश हित में जरूरत के हिसाब से दोबारा बनाया जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। राज्यों की सीमाओं और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर केंद्र को इतनी ज्यादा शक्ति देना, ये भारत के संघीय ढांचे के बारे में आखिर क्या बताता है? ये राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में क्या इशारा? भारतीय संविधान के 2 सबसे बुनियादी और जरूरी हिस्सों को समझते हैं, नागरिकता और मौलिक अधिकार।
आखिर ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या हक हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर संविधान की नज़र में भारत का नागरिक है कौन, और एक नागरिक होने के नाते संविधान ने हमसे क्या-क्या वादे किए हैं, हमें कौन से अधिकार दिए हैं। तो देखिए, आज हम इन दो सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे, और मैं आपको कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे संविधान के ये जरूरी आर्टिकल्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम नागरिकता से शुरुआत करेंगे कि सिटीजन कौन है, फिर हम मौलिक अधिकारों की दुनिया में जाएंगे, जैसे समानता और आज़ादी, और अंत में ये देखेंगे कि भाई इन अधिकारों का गार्डियन यानी रक्षक कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। देखिए, अधिकारों की बात तो हम तब करेंगे ना जब ये पता हो कि अधिकार मिलेंगे किसको। जाहिर सी बात है, नागरिक को। तो पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि संविधान के हिसाब से भारत का नागरिक है कौन। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। ये जो आर्टिकल्स है ना, ये एक तरह से उस वक्त का स्नैपशॉट है। यानी 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा, ये तय करने के लिए इन्हें बनाया गया था। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखिए, इसकी एक मेन शर्त है और उसके साथ 3 और ऑप्शन हैं। मेन शर्त है डोमिसाइल, मतलब आपका इरादा पक्का है कि भाई भारत ही मेरा घर है, यहीं रहना है। अब इसके साथ साथ इन 3 में से कोई भी एक चीज पूरी होनी चाहिए थी। या तो अब भारत में पैदा हुए हों, या आपके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर अब संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। अब आर्टिकल 6 और 8 तो उस खास वक्त यानी बंटवारे के हालात को देखकर बनाए गए थे। लेकिन आर्टिकल 9 ये बहुत बहुत जरूरी है। ये साफ साफ कहता है इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। मतलब जैसे ही आपने किसी और देश की नागरिकता ली, आपकी भारत की नागरिकता उसी पल खत्म। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, संविधान बनाने वालों ने ये शुरुआती आर्टिकल्स तो बना दिए, लेकिन उन्होंने भविष्य की चाबी संसद के हाथ में दे दी। आर्टिकल 11 के जरिए ये कहता है कि आगे चलकर नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। और इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का मशहूर सिटीजनशिप एक्ट बनाया। तो अब जब ये तय हो गया कि नागरिक कौन है, तो चलिए अब आते हैं उस वादे पर जो संविधान ने हर नागरिक से किया है। हम आ गए हैं पार्ट 3 में। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सदियों पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की पावर पर लिमिट लगाई थी, वैसे ही हमारे संविधान का ये पार्ट सरकार की पावर पर लिमिट लगाता है और हमें अधिकार देता है। और ये कोई मामूली अधिकार नहीं है, इनकी गारंटी खुद संविधान देता है। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाई ही नहीं सकती जो इन अधिकारों को आपसे छीने या उन्हें कम करे। ये सबसे ऊपर हैं। इन मौलिक अधिकारों के समंदर में से आज हम 3 सबसे बड़े और मजबूत पिलर्स पर फोकस करेंगे: समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। सबसे पहले समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। अब ये आर्टिकल सुनने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसके अंदर 2 बहुत गहरे बातें छुपी हुई हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। देखिए, इन दोनों में बहुत बारीक सा फर्क है। कानून के सामने बराबरी का मतलब है कि कानून अंधा है, उसे नहीं दिखता कि कौन पावर में है और कौन नहीं। सबके लिए एक ही कानून। और दूसरी तरफ है कानून का समान संरक्षण। ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन वाले लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करो। यानी अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग लोगों के लिए अलग कानून बन सकते हैं ताकि सबके साथ न्याय हो। अब आता है मेरा फेवरेट, आर्टिकल 19, जो देता है 6 तरह की आज़ादी। अब इसको याद रखने की एक मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, तो आपने उसे बोला, ये है बोलने की आज़ादी। फिर आपने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, ये है शांति से सभा करने की आज़ादी। आप सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, ये है संघ बनाने की आज़ादी। फिर आप लोग घूमने निकल पड़े, ये है कहीं भी आने जाने की आज़ादी। आपको कोई जगह पसंद आ गई और आप वहीं बस गए, ये है बसने की आज़ादी। और आखिर में वहां आपने अपना काम शुरू कर दिया, ये है कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी। बस ये कहानी याद रखिए, 6 के 6 अधिकार याद रहेंगे। और अब हम आ गए हैं संविधान के शायद सबसे जानदार आर्टिकल पर, आर्टिकल 21, जीने का अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत से जीना है, गरिमा के साथ जीना है। और मजे की बात यह है कि सालों से हमारी अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, इस एक आर्टिकल का दायरा इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज इसमें राइट टू प्राइवेसी, साफ हवा पानी का अधिकार, अच्छी सेहत का अधिकार, यहाँ तक कि ठीक से सोने का अधिकार भी शामिल है। कि अधिकार कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे विकसित होते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल 21A, यानी शिक्षा का अधिकार। देखिए, ये सफ़र 1950 में ये सिर्फ एक सपना था, सरकार के लिए एक टारगेट। फिर 1992 में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो एक मौलिक अधिकार है। और आखिरकार 2002 में 86वें संविधान संशोधन से इसे एक पक्का कानूनी मौलिक अधिकार बना दिया गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अच्छा, ये सब अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो, सरकार ही छीनने लगे तो, तब कौन बचाएगा? यही एंट्री होती है इन सब अधिकारों के गार्जियन की, आर्टिकल 32। ये इतना जरूरी कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। सोचिए, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है, अपने अधिकारों को बचाने का अधिकार। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अभी टेबल देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर का फर्क साफ बताता है। हाँ, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत का दायरा बड़ा है, वो दूसरे कानूनी मामलों में भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क आखिरी लाइन में है। हाई कोर्ट के पास जाना आपका अधिकार नहीं है, वो मना कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में जाना आपका मौलिक अधिकार है, वो मना नहीं कर सकते। तो चलिए, जो कुछ भी हमने आज समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट समेटते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है कि समानता यानी इक्वालिटी सिर्फ एक अधिकार नहीं, ये संविधान की नींव का पत्थर है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। तो हमने आज एक पूरी कहानी देखी है, लोग यानी नागरिक, वादा यानी मौलिक अधिकार, और रक्षक यानी आर्टिकल 32। पार्ट 2 ने बताया कि हम कौन हैं, पार्ट 3 ने बताया कि हमें क्या वादा किया गया है, और आर्टिकल 32 ने ये पक्का किया कि वो वादा हमेशा निभाया जाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये सारे अधिकार हमें बहुत ताकत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या इन ताकतों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संविधान के दिशा निर्देशों को समझेंगे, फिर हम मिलेंगे हमारे राष्ट्र के प्रमुख यानी राष्ट्रपति से। उसके बाद हम देखेंगे कि असली शक्ति किसके पास है और उसका संतुलन कैसे बना रहता है। फिर राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियों पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सभी धागों को जोड़कर हम पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम नींव से। संविधान का भाग 4, जिसे राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं और इन्हें हमारे शासन की आत्मा भी कहा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये DPSPs हैं क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये कानून बनाने वालों के लिए एक तरह का नैतिक GPS है। ये वो निर्देश हैं जो संविधान सरकार को देता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ये देश को चलाने के लिए मौलिक हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब मजे की बात यह है कि इन सिद्धांतों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ है समाजवादी सिद्धांत जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। कुछ है गांधीवादी सिद्धांत जो ग्राम पंचायतों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। और फिर हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने जैसे आधुनिक विचारों की वकालत करते हैं। तो ठीक है, देश के लिए लक्ष्य तो तय हो गए, पर अब हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे, है ना? और बस यहीं से शुरू होता है संविधान का भाग 5 और हमारी मुलाकात होती है देश के सर्वोच्च पद से। अनुच्छेद 52 कितना सरल और सीधा है, लेकिन कितना शक्तिशाली। सिर्फ एक लाइन, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस। इसी एक लाइन में भारत के प्रथम नागरिक, हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर और हमारे गणतंत्र के प्रमुख की नींव रखी गई है। ये पद हमारी एकता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या राष्ट्रपति ही असल में सबसे ताकतवर है?
यहीं पर हमारे संविधान का जो सबसे खूबसूरत सिस्टम है, जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, वो सामने आता है। और इसकी शुरुआत होती है सरकार के असली इंजन रूम से। इस नंबर को याद रखिएगा, अनुच्छेद 74। ये कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो सलाह है, ये कितनी मजबूत है? क्या राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य हैं? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, यहीं पर पूरी कहानी साफ हो जाती है। शुरू में इस सलाह को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन 42वां संशोधन ने ये साफ कर दिया कि राष्ट्रपति को ये सलाह माननी ही पड़ेगी। हालांकि 44 संशोधन ने राष्ट्रपति को एक छोटी सी शक्ति दी कि वो उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा आ गई तो फिर उसे मानना ही होगा। ये लाइन इन दोनों के रिश्ते को एकदम साफ कर देती है। राष्ट्रपति हैं हेड ऑफ स्टेट, यानी पूरे देश के प्रमुख, और प्रधानमंत्री हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी उस सरकार के प्रमुख जो देश को चलाती है। एक तरह से कहें तो एक राष्ट्र का चेहरा है और दूसरा सरकार का दिमाग। अब ये सवाल हमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर ले आता है। सोचिए, अगर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ही संविधान का उल्लंघन कर दे, जिसकी रक्षा की उसने शपथ ली है, तो क्या होगा? हमारे पास क्या रास्ता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 61, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये एक तरह से संविधान का ब्रह्मास्त्र है। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल इसलिए बनाई गई है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। देखिए, संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। और याद रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधायक वोट डालते हैं, पर उन्हें हटाने में विधायकों का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, सरकार के साथ संबंधों के अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी खास शक्तियां हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं। चलिए, अब न्याय और देश के पैसों से जुड़ी उन शक्तियों पर एक नज़र डालते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 72 पर। यह है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ये बस एक शक्ति नहीं है, इसमें कई तरह की शक्तियां हैं। जैसे क्षमा या पार्डन का मतलब है पूरी तरह से माफ कर देना। वहीं लघुकरण का मतलब है सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदल देना। ये शक्तियां न्याय व्यवस्था में एक मानवीय पहलू जोड़ती हैं। चलिए, अब बात करते हैं पैसों की, देश के खजाने की। अनुच्छेद 110 हमें बताता है धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में। सीधी सी बात है, कोई भी बिल जिसमें टैक्स लगाने, हटाने, सरकार के उधार लेने या भारत की संचित निधि से पैसे निकालने या जमा करने की बात हो, वो एक मनी बिल होता है। और मनी बिल के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि इसमें असली ताकत लोकसभा के पास होती है, यानी जनता की चुनी हुई सरकार के पास। इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राज्यसभा इसे 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर लोकसभा स्पीकर का फैसला ही आखिरी माना जाता है। तो हमने अब तक अलग अलग पुर्जों को देख लिया: डीएसपी, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महाभियोग, मनी बिल। चलिए, अब इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीन एक साथ मिलकर चलती कैसे है। ये पूरा फ्लो देखिए, कितना सुंदर सिस्टम है। भाग 4 के डीपीएसपी देश के लिए लक्ष्य तय करते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करती है। वो अपनी सलाह अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को देती है, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं। और इन सब पर नियंत्रण कौन रखता है? संसद। किसके जरिए? अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग और अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक जैसे ताकतवर उपकरणों के जरिए। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। शक्ति के संतुलन का ये जो इतना खूबसूरत और जटिल सिस्टम हमारे संविधान बनाने वालों ने दशकों पहले बनाया था, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये कितना प्रासंगिक है और कितना असरदार, इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार। चलिए सीधे शुरू करते हैं ये स्पेशल वन शॉट मास्टर क्लास, जहां हम समझेंगे कि भारत में एक राज्य सरकार आखिर चलती कैसे है। हम राज्यपाल की शक्तियों से लेकर एक गांव की पंचायत तक हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम राज्य सरकार की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की भूमिका को समझेंगे। उसके बाद हम न्याय के सबसे ऊंचे मंच उच्च न्यायालय की बात करेंगे और आखिर में हम लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंचेंगे, यानी पंचायत और नगरपालिका तक। तो सबसे पहला कदम, जब हम कहते हैं
राज्य सरकार, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो राज्य सरकार एक राज्य के मैनेजर की तरह होती है। इसका काम ये देखना है कि राज्य में सारे काम जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल चलाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, सब कुछ हमारे संविधान के दायरे में रहकर ठीक से चलता रहे। अब बात करते हैं राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद की, यानी राज्यपाल। ये पद सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल की तरह काम करता है। अब देखिए, कोई भी बड़ा पद होता है तो उसकी जड़ें हमारे संविधान में होती हैं। राज्यपाल के पद की नींव है अनुच्छेद 153। चलिए देखते हैं ये कहता क्या है। और इसे याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, 153, हर राज्य में राज्यपाल आसीन। मेरे साथ दोहराइए, 153, हर राज्य में राज्यपाल आसीन। ये अनुच्छेद बस इतना कहता है कि भारत के हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का होना जरूरी है। तो फिर राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मतलब राज्य के सारे सरकारी काम उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। वो केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी की तरह काम करते हैं। उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत। और अनुच्छेद 154 के मुताबिक राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। तो ये तो हुई कार्यकारी शक्तियां, लेकिन राज्यपाल के पास एक बहुत ही अहम न्यायिक शक्ति भी होती है, जिसके बारे में हमें अनुच्छेद 161 से पता चलता है। और हाँ, इसे याद करने के लिए भी एक शानदार ट्रिक है, 116, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति देख। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 116, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति देख। ये अनुच्छेद राज्यपाल को किसी सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 161 के तहत अगर किसी व्यक्ति को राज्य के किसी कानून के उल्लंघन के लिए सजा मिली है, तो राज्यपाल के पास उसकी सजा को पूरी तरह माफ करने, सजा का रूप बदलने या उसे कुछ समय के लिए टालने की शक्ति होती है। ये हमारी न्याय व्यवस्था में एक मानवीय पहलू को जोड़ता है। तो कार्यपालिका की बात हो गई। अब चलते हैं सरकार के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ, यानी न्यायपालिका की तरफ। चलिए देखते हैं कि राज्य में न्याय का पहिया कैसे घूमता है। किसी भी राज्य की न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है उच्च न्यायालय, और इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। इसे भी याद रखने की एक बहुत सरल ट्रिक है, 214, हर राज्य में हाईकोर्ट का द्वार। एक बार फिर से बोलते हैं, 214, हर राज्य में हाईकोर्ट का द्वार। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि हर राज्य के लोगों के लिए न्याय का एक सबसे ऊंचा दरवाजा खुला हो। आज की तारीख में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ये अपने अपने राज्य क्षेत्र में न्याय की सबसे बड़ी अदालतें हैं। इनका काम सिर्फ मुकदमों का निपटारा करना ही नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और ये देखना भी है कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम कर रही है या नहीं। अब हम शासन के ऊंचे पदों से उतरकर सीधे जमीन पर आते हैं, जहां लोकतंत्र असल में सांस लेता है, यानी हमारे गांवों में। और यहां बात होगी ग्रामीण स्वशासन की, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। भारत का जो इतना बड़ा ग्रामीण लोकतंत्र है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था सिर्फ एक अनुच्छेद पर टिकी है, और वो है अनुच्छेद 243। इसे स्थानीय स्वशासन की गीता या बाइबल भी कह सकते हैं। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है? 243, जमीनी लोकतंत्र की नींव संघीन। एक बार फिर, 243, जमीनी लोकतंत्र की नींव संघीन। 73वें संविधान संशोधन के जरिए इस अनुच्छेद को ताकत दी गई और इसी ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इस संशोधन ने एक 3 स्तरीय ढांचा बनाया। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद। अब ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है ताकि गांव के विकास की योजनाएं दिल्ली या किसी राजधानी में न बने, बल्कि गांव में बैठकर वहां के लोगों की जरूरतों के हिसाब से बने। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। पंचायतों को अपने खर्च का 80% पैसा केंद्र सरकार से और 15% पैसा राज्य सरकार से ग्रांट यानी अनुदान के तौर पर मिलता है। वो अपने टैक्स से सिर्फ 1% कमा पाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं और अपने विकास के कामों के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं।
जिस तरह से गांवों के लिए पंचायतें हैं, ठीक उसी तरह हमारे शहरों और कस्बों के शासन के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। इसे याद रखना बहुत आसान है। 73वां संशोधन गांवों के लिए है और उसका जुड़वां भाई 74वां संशोधन शहरों के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना करता है। ये दोनों संशोधन मिलकर ही भारत में स्थानीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। पंचायतों की ही तरह शहरों को भी उनके आकार के हिसाब से 3 तरह की नगरपालिकाओं में बांटा गया है। जो इलाके गांव से शहर बन रहे हैं वहां के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगरों के लिए नगर निगम। तो चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या जरूरी अनुच्छेद देखे। अनुच्छेद 153 हर राज्य को एक राज्यपाल देता है। 161 उन्हें क्षमादान की शक्ति देता है। 214 हर राज्य में एक उच्च न्यायालय की गारंटी देता है और अनुच्छेद 243 लोकतंत्र को हमारे दरवाजे तक यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं तक लेकर आता है। ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं, तो फिर वो आर्थिक रूप से इतनी कमजोर और बाहरी अनुदानों पर निर्भर क्यों हैं? उन्हें सच्ची वित्तीय आज़ादी कैसे मिल सकती है ताकि जमीनी लोकतंत्र सिर्फ नाम का न रह जाए बल्कि सच में मजबूत और आत्मनिर्भर बने? इस पर सोचिएगा जरूर। एक ऐसी पावर के बारे में जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जो अनलिमिटेड हो। लेकिन क्या हो अगर वही पावर एक तरफ लोकतंत्र को बचाए और दूसरी तरफ उस पर लगाम भी लगाए? हमारा भारतीय संविधान, पता है, ठीक यही कमाल का काम करता है। ये सरकार को देश चलाने के लिए जबरदस्त ताकत देता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी सीमाएं भी बना देता है ताकि वो ताकत कभी तानाशाही में ना बदल जाए। तो चलिए आज इसी अनोखे बैलेंस को, इसी संतुलन को और गहराई से समझते हैं। आज हमारी ये पूरी चर्चा 3 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मतपत्र की शक्ति यानी वोट की ताकत की। फिर हम ये देखेंगे कि जब देश पर कोई मुश्किल आती है तो सरकार के पास कौन सी असाधारण शक्तियां आ जाती हैं। और आखिर में हम संविधान को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति और उस पर लगी सबसे बड़ी रोक के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, मतपत्र की शक्ति। देखिए, भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र का दिल, उसकी धड़कन पता है कहाँ बसती हैं? चुनावों में। ये वही तरीका है जिससे करोड़ों लोगों की आवाज सरकार बनती है और सरकार तक पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े देश में चुनाव एकदम फेयर हों, ये पक्का कौन करता है? तो ये जिम्मेदारी है भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की। और हाँ, ये कोई मामूली संस्था नहीं है। इसे अपनी ताकत सीधे संविधान के आर्टिकल, याद रखिएगा, आर्टिकल 324 से मिलती है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक इलेक्शन को बिना किसी के दबाव में कराना। जरा सोचिए कितना बड़ा और कितना जरूरी काम है ये। और ये जो आर्टिकल 324 है ना, इसमें 3 बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल किए गए हैं: अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चुनाव आयोग के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक ऐसी ढाल जो उसे हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाती है और चुनावों का अकेला बॉस बनाती है। अब कई लोगों को लगता है कि ईसीआई का काम सिर्फ वोटिंग करवाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर नई पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्टर करने, उन्हें चुनाव चिन्ह देने, फिर चुनाव करवाने, वोटों की गिनती करने और आखिर में रिजल्ट घोषित करने तक, ये सब कुछ A to Z चुनाव आयोग ही देखता है। मकसद सिर्फ एक कि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार बिल्कुल साफ सुथरा और निष्पक्ष हो। तो ये तो हुई आम दिनों की बात, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन क्या हो जब देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए? अब हम संविधान के उस हिस्से में चलेंगे जो सरकार को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, मतलब असाधारण शक्तियां देता है। ये एक ऐसी तलवार है जो देश को बचाने के लिए ही उठाई जाती है। तो सवाल सीधा है, जब देश खुद ही खतरे में हो तो क्या होता है? ये वो सवाल है जो हर डेमोक्रेसी को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। जब देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो तो क्या तब भी सारे नियम कानून पहले जैसे ही रहते हैं? इसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी यानी आपातकाल का प्रोविजन है। पहला है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ये तब लगता है जब कोई युद्ध हो या बाहरी हमला हो जाए। दूसरा है आर्टिकल 356 जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम ना कर पाए। और तीसरा आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो तब लगती है जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए।
तो ये 3 आर्टिकल याद रखने हैं। 352 पूरे देश के लिए, 356 किसी एक राज्य के लिए और 360 पैसे यानी फाइनेंस के लिए। अब ये जो इमरजेंसी की पावर है, ये जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसका सबसे बड़ा और सबसे विवादित उदाहरण हमें 1975 में देखने को मिला। तब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इमरजेंसी लगा दी गई थी और उस वक्त कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। उस एक घटना ने पूरे देश को ये सबक सिखाया कि इन असाधारण शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और यहीं पर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। एक तरफ है देश की सुरक्षा, जिसके लिए सरकार को फौरन एक्शन लेना पड़ता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ है हम लोगों की आज़ादी, हमारे मौलिक अधिकार। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना, एक संतुलन साधना, यही सबसे मुश्किल काम है। तो 1975 वाले एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए सिस्टम में कुछ सेफ्टी वाल्व्स लगाए गए ताकि इन पावर्स का मिसयूज न हो। 44th संविधान संशोधन के जरिए इमरजेंसी लगाने के नियमों को और सख्त बनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रोल निभाया। 1994 में एसआर बॉम्बे केस में कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने राज्यों में लगने वाले राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 के मनमाने इस्तेमाल पर काफी हद तक लगाम लगा दी। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे बड़ी अल्टीमेट पावर पर। क्या देश के सबसे बड़े कानून यानी खुद संविधान को बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और ये पावर मिलती है आर्टिकल 368 से। इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा। आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो संविधान में बदलाव यानी संशोधन कर सके। लेकिन असली सवाल अब आता है, क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या संसद अपनी इस ताकत से संविधान को पूरा का पूरा बदल सकती है, या फिर इसकी भी कोई सीमा है? इस सवाल को लेकर ना भारत में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच सालों तक एक खींचतान चली। एक तरफ संसद का मानना था कि उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कुछ भी बदलने का अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स भी। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट था जो संविधान के मूल स्वरूप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये टकराव कई दशकों तक चला। और फिर साल 1973 में आया एक ऐतिहासिक फैसला, केशवानंद भारती केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया। आप इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड समझ सकते हैं। इस सिद्धांत ने संसद की संविधान बदलने की अनलिमिटेड पावर पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो सवाल उठता है कि ये मूल संरचना आखिर है क्या? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई फिक्स लिस्ट तो नहीं दी, लेकिन इसमें संविधान की वो बेसिक चीजें आती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक देश रहेगा, हमारा सेक्युलर कैरेक्टर, कानून का राज और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मतलब कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो, वो संविधान की आत्मा को, उसके बेसिक कैरेक्टर को नहीं बदल सकती। मशहूर संविधान के जानकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है, ये संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बैलेंस बनाता है। इससे संविधान का जो मूल ताना बाना है वो भी सुरक्षित रहता है और समय के साथ उसमें जरूरी बदलाव करने की गुंजाइश भी बनी रहती है। तो आज हमने एक तरह से संविधान के कुछ सबसे पावरफुल आर्टिकल्स को समझा। चुनाव आयोग के लिए आर्टिकल 324, इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352, 356 और 360, और संविधान में बदलाव के लिए आर्टिकल 368। इन सभी को एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। ये सारे आर्टिकल हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी किताब जो सरकार को ताकत तो देती है पर उस ताकत को कंट्रोल करना भी जानती है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, पावर और लिमिट के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये भविष्य में कैसे बना रहेगा। खैर, इसका जवाब शायद हम सब पर, देश के हर नागरिक पर निर्भर करता है।